नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज हमारी चल रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है। और उसमें हम पढ़ रहे हैं एस्टोपल, हिंदी में जिसको विबंध कहते हैं। बहुत सारी वीडियोस हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे एक्सेप्शंस ऑफ एस्टोपल। विबंध के अपवाद क्या होंगे। और अपवाद पर जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अपवाद को पढ़ने में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। अपवाद को पढ़ने का, एक्सेप्शन को पढ़ने का एक तरीका होता है। और तरीका इस तरीके से है कि सपोज मान लो कि किसी मेन प्रोविजन में 4 इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं। इंग्रेडिएंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। सपोज हम रेप का केस ले लेते हैं। सेक्शन 63 सेक्शन 63 बीएनएस में इसको डिफाइन किया गया है। किसको? रेप को। और रेप के इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को दोस्तों पता होंगे कि अगर किसी मैन ने किसी वुमेन के साथ बिना उसकी कंसेंट के या बिना उसकी विल के, सहमति या इच्छा के बिना अगर किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री के साथ इंटरकोर्स किया है, संभोग किया है, तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा। ये मेन प्रोविजन है सेक्शन 63 बीएनएस का। लेकिन इसका एक्सेप्शन नंबर 2 पढ़ेंगे आप। एक्सेप्शन नंबर 2, वहां पर यह कहा गया है कि अगर यही इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी व्यक्ति ने अपनी वाइफ के साथ किया, लेकिन वो वाइफ 18 साल से कम की नहीं होनी चाहिए, देन वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। मैं इस एक्सेप्शन को पढ़ने का तरीका आपको बता रहा हूं। और क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर आप आज एक्सेप्शन को पढ़ने का तरीका समझ गए तो आप देखिए बहुत सारे प्रैक्टिकल सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे और एग्जाम में तो आप हो सकता है अच्छा लिख ही देंगे। एक्सेप्शन के लिए सबसे पहला काम जो जरूरी है वो है कि जो इसका मेन प्रोविजन है, इसके सारे इंग्रेडिएंट उस सिचुएशन में कंप्लीट होने चाहिए जो सिचुएशन आपको मिली है, जो केस आपके सामने है। सपोज रेप का केस है। मेन इंग्रेडिएंट क्या है कि एक फीमेल होनी चाहिए। इस फीमेल के साथ किसी मेल ने इंटरकोर्स किया होना चाहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया होना चाहिए। दूसरा, इस फीमेल की कंसेंट के बिना किया होना चाहिए। अगर ये 3 बातें प्रूव होंगी देन ही एक्सेप्शन पढ़ना है, अदरवाइज एक्सेप्शन नहीं पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि पहले आपको मेन प्रोविजन चेक करना होगा और फिर उसके बाद आपको एक्सेप्शन चेक करना होगा। सीधे के सीधे एक्सेप्शन अपवाद पर नहीं जाएंगे। अगर मेन प्रोविजन फुलफिल नहीं होता है तो आप मुझे कॉमन सेंस से बताइए कि मेन प्रोविजन पूरा ना होने का मतलब है कि रेप नहीं हुआ। और जब रेप नहीं हुआ तो इसके एक्सेप्शन पर जाना किस लिए है भैया? इट मींस एक्सेप्शन पर जाना ही नहीं है। एक्सेप्शन पर तो तब जाना है जब मेन प्रोविजन के इंग्रेडिएंट पूरे हो गए हों। अर्थात आप सबसे पहले ये देखिए कि क्या एक लेडी के साथ उसके हस्बैंड ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है? किया है जी, जवाब आता है किया है। क्या उसकी बिना कंसेंट के किया है, विदाउट कंसेंट किया है? जवाब आता है हाँ जी, विदाउट कंसेंट किया है। अब देखिए क्या ये लेडी 18 साल से कम की तो नहीं है? नहीं है जी, 18 साल से ज्यादा की है। अब देखिए क्या ये पर्सन इस लेडी का हस्बैंड है? अगर हस्बैंड है देन एक्सेप्शन पर पहुंचे हैं हम। इसी तरीके से ये आप जब सेक्शन 63 में रेप की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो 2013 के बाद में रेप की डेफिनेशन को बहुत वाइड कर दिया है। पहले जो वर्ड्स लिखे हुए थे, केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद अ वुमन विदाउट हर कंसेंट और विल, केवल इतना लिखा था। लेकिन अब सेक्सुअल इंटरकोर्स को थोड़ा डिफाइन कर दिया है और उसमें चार चार पॉइंट बता दिए हैं। और यहां तक कह दिया है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने, जो पहले नहीं था ऐसा, सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब होता था पहले 2013 से पहले कि अगर पीनिस को, किसी भी पर्सन ने अपने पीनिस को स्त्री के वेजाइना में इंसर्ट किया देन वो सेक्सुअल इंटरकोर्स की कैटेगरी में आता था। मोटा मोटा बता रहा हूं आपको। लेकिन आज की डेट में अगर एनएस में भी अपने पीनिस को किसी पर्सन ने
इंसर्ट कर दिया है तो वो भी आज की डेट में रेप की कैटेगरी में आएगा, या माउथ में इंसर्ट कर दिया है तो भी रेप की कैटेगरी में आएगा। सपोज एक हस्बैंड है, उसने पत्नी की एनस में अपना पीनिस इंसर्ट कर दिया, तो या माउथ में कर दिया, तो पहले क्या एलिगेशन आया करते थे? जब ये हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होता था तो उनको पता था कि रेप का ऑफेंस तो लगेगा नहीं हस्बैंड के अगेंस्ट, तो 377 आईपीसी का ऑफेंस इन्वोक करा देती, और ये होता था अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो इंसिडेंट मैंने बताया, अगर हस्बैंड ने अपनी पत्नी के साथ किया तो वो रेप की कैटेगरी में अब आ जाएगा 2013 के बाद से, बट 2013 से पहले ये कहां था? 377 आईपीसी में था, अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स। लेकिन आज की डेट में कहां चला गया ये? यही एक्ट जो पहले यहां फॉल करता था, एक मैन ने अगर किसी वुमेन के साथ किया, तो अब वही एक्ट सेक्शन 63 में आ जाता है, या पहले 375 आईपीसी होती थी। इट मींस अब वही एक्ट जो एक मैन ने फीमेल के साथ किया, वो पहले 377 में आता था, अब वो 375 में आएगा, या फिर सेक्शन 63 बीएनएस में आएगा, और वो रेप कहलाएगा। और अगर वही रेप, अब चेक करना है कि वो हस्बैंड तो नहीं है, एक्सेप्शन में तो नहीं आता है, हाँ वो हस्बैंड है। इट मींस पहले उस पे सेक्शन 377 आईपीसी का केस लग सकता था, बट अब क्योंकि वो रेप की कैटेगरी में आता है और रेप में हस्बैंड एग्जम्प्टेड है, देन अब ये वाला एक्ट भी रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा, और सेक्शन 377 तो हटा ही दिया है, वो ऑफेंस बनता नहीं है। पहले भी नहीं बनता, अगर नहीं भी हटाते तब भी नहीं बनता, क्योंकि ये वाला एक्ट अब 375 में आता था और उसके लिए एक्सेप्शन है हस्बैंड। तो कुल मिला के मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि पहले कोई एक्ट मेन प्रोविजन में ही अगर फॉल नहीं करता, सपोज ये 2013 से पहले वाली डेफिनेशन होती, जहां पर लिखा था कि एक मैन ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, जहां पर केवल वैजिना वाला इंसर्शन था, अगर केवल वही होता तो 377 बनती, बट अब तो मेन प्रोविजन में ही फॉल कर गया, इसलिए हमें एक्सेप्शन पढ़ना आना जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि एक्सेप्शन कैसे पढ़ा जाएगा आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही हम अगर एस्टोपल के मामले में लें, तो एस्टोपल के जो मेन इंग्रेडिएंट हैं, पहले वो कंप्लीट होने चाहिए किसी सिचुएशन में, देन देखेंगे कि वो कंप्लीट होने के बावजूद भी एस्टोपल ऑपरेट नहीं होगा इस सिचुएशन में, वो कहां कहां ऐसा हो सकता है। तो मैं आपको आज वही बताने वाला हूं कि एक्सेप्शंस क्या क्या होंगे एस्टोपल के। ये एक मैंने टेबल बनाने की कोशिश करी है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें साथ के साथ, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ केसेस के नाम भी लिखे हैं। तो सबसे पहला एक्सेप्शन है कि एस्टोपल इज नॉट एप्लीकेबल टू द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। जो आपराधिक मामले होंगे वहां पर विबंध एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना दोस्तों कि मैंने यहां पर दो कॉलम बनाए हैं। पहले कॉलम में केवल और केवल एक्सेप्शंस लिखे हैं, और इसके नेक्स्ट कॉलम में लिखा है कि इस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। एक और बात ध्यान देना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, थोड़ी सी अटेंशन आपकी चाहिए, कि एक होता है मेन प्रोविजन और एक होता है उसका एक्सेप्शन। ये है मेन प्रोविजन और इसका है एक्सेप्शन। इट मींस इस मेन प्रोविजन का उल्टा है, अपोजिट है एक्सेप्शन। अब मैं कहूं कि इस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है एक, तो इसका मतलब क्या समझे आप, कि ये अगेन मेन प्रोविजन हो गया जो एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है, क्योंकि इस अपोजिट का भी अपोजिट कर दिया, तो यही तो है उस अपोजिट का अपोजिट। इट मींस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन हो तो वो मेन प्रोविजन ही बन जाता है। अब आपको अगर कुछ गलती पकड़नी है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 95 पढ़ना दोस्तों, बीएसए की सेक्शन 95, और यही सेक्शन पहले 92 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी 1872। यहां पर 6 प्रोवाइजो लिखे थे, प्रोवाइजो नंबर 1, प्रोवाइजो 2, 3, 4, 5 एंड 6, इस तरीके से प्रोवाइजो लिखे थे। और प्रोवाइजो नंबर 5 में
अगेन एक प्रोवाइजो लिखा था, प्रोवाइजो नंबर 5 का। अब आप समझो कि यहां एक मेन प्रोविजन है सेक्शन 95 में, उसका प्रोवाइजो है प्रोवाइजो नंबर 5। इट मींस इस मेन प्रोवाइजो के, मेन प्रोविजन के अगेंस्ट कहा जाता है, अपोजिट कहा जाता है प्रोवाइजो नंबर 5 में। लेकिन मैं कहता हूं कि इस प्रोवाइजो नंबर 5 का भी एक प्रोवाइजो है। वो प्रोवाइजो किसका है? 5 का। इट मींस ये 5 का अपोजिट हुआ जो 5 का प्रोवाइजो है। इट मींस ये 5 का जो प्रोवाइजो होगा ये अगेन मेन प्रोविजन हो जाएगा। लेकिन अभी लेजिस्लेचर ने क्या किया कि इस जो 5 का प्रोवाइजो था, यहां पर 5 का प्रोवाइजो था, उसको अलग से नंबर दे दिया, नंबर 6, और प्रोवाइडेड ऑल्सो से शुरू कर दिया। अब ये प्रोवाइजो हो गया मेन प्रोविजन। लेकिन लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं आया है। तो अब आप एक बात ध्यान देना कि ये प्रोवाइजो जो नंबर अब 6 हो गया, ये प्रोवाइजो पहले प्रोवाइजो नंबर 5 का था। इट मींस ये जो प्रोवाइजो नंबर 5 में बात कही गई थी उसका अपोजिट था। इट मींस मेन प्रोविजन था। लेकिन अब मेन प्रोविजन का डायरेक्ट प्रोवाइजो बना दिया गया है। इट मींस पहले मेन प्रोविजन था, अब उसके अपोजिट हो गया है, जबकि लैंग्वेज सेम लिखी है। आप जाओ एक बार उसको सेक्शन 95 को पढ़ना, और जो प्रोवाइजो नंबर 5 है उसके आगे जो 6 नंबर प्रोवाइजो लिखा है, दोनों को बहुत ध्यान से पढ़ना, देना आपको समझ आ जाएगा कि क्या मिस्टेक हुई है। विद ड्यू हम्बल मेरी सबमिशन है, मैं किसी को ऐसा नहीं कह रहा हूं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, किसने गलती करी, नो। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि लॉ कैसे पढ़ा जाता है। यहाँ क्योंकि ये प्रोवाइजो एक्सेप्शन की फॉर्म में है, कभी प्रोवाइजो एक्सेप्शन होता है, कभी प्रोवाइजो एक्सेप्शन नहीं होता है। जब प्रोवाइजो एक्सेप्शन नहीं होगा तब बात अलग होगी, जब प्रोवाइजो एक्सेप्शन होगा तो ऐसे ही पढ़ा जाएगा जैसे मैंने अभी आपको बताया। चलिए अब मैं आता हूं लौटकर कि पहला जो एक्सेप्शन है एस्टोपल का, वो है कि ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर एप्लीकेबल नहीं होता है। बट इस एक्सेप्शन का भी एक एक्सेप्शन है। इट मींस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी एस्टोपल एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन कब? उसको कहेंगे इशू एस्टोपल, विवादक विबंध। फैक्ट इन इशू आपने पढ़ा होगा, विवादक तथ्य। एक केस में एक से अधिक विवादक तथ्य होते हैं। अगर उनमें से किसी एक विवादक तथ्य को एक बार किसी प्रोसीडिंग में डिसाइड कर दिया गया, तो सब्सीक्वेंट प्रोसीडिंग में क्या इसी विवादक तथ्य को डिसाइड करने के लिए अलाउ किया जा सकता है? कंपिटेंट कोर्ट ने डिसाइड कर दिया और फाइनल हो चुका, नहीं किया जा सकता। देखिए एक तो होता है कि पूरे के पूरे सूट को आप स्टॉप कर दें, रोक दें। एस्टोपल का मतलब होता है दोस्तों कि एक ही पार्टी है, कंट्रेरी व्यू ले रही है, तो कंट्रेरी व्यू लेने से उसे रोक दिया जाता है, और स्पेशली उसको जो उसने पहले रिप्रेजेंट किया होता है उस पर जाने, उसको ही माना जाता है। उसके अगेंस्ट अगर दूसरा रिप्रेजेंटेशन ले रहा है कोई पार्टी तो उसे रोक दिया जाता है। एस्टोपल का जो जनरल मीनिंग है, जिन लोगों ने पुरानी मेरी वीडियो नहीं देखी है, पिछली वीडियो, तो हो सकता है उनको प्रॉब्लम आ रही हो। तो जो पूरे का पूरे सूट को रोक देता है उसे कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन एस्टोपल, वाद हेतुक विबंध। इट मींस पूरा का पूरा सूट स्टॉप कर दिया, अब दूसरी नहीं चलेगा क्योंकि ऑलरेडी ये कंपिटेंट कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है। लेकिन यहां पर इशू एस्टोपल है। इशू एस्टोपल का मतलब चाहे वो सिविल है, सिविल में भी इशू एस्टोपल हो सकता है कि किसी एक इशू को सेटल कर दिया। यहां पूरा का पूरा सूट सेटल नहीं हुआ, एक इशू डिसाइडेड है तो उसको सब्सीक्वेंट प्रोसीडिंग में, पाश्चात्यवर्ती कार्यवाही में फिर से प्रूव करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। इट मींस एस्टोपल क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एप्लीकेबल नहीं होता, बट अगर वो इशू एस्टोपल है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके लिए देखिए केस लॉ है प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1956 का है। इसमें हुआ क्या कि प्रीतम सिंह के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में एक केस चला आर्म्स पजेशन का, कि इलीगल आर्म्स इसके पजेशन में था। अब जब ये ट्रायल चला तो ट्रायल में ये डिसाइड हो गया कि वो आर्म
जो फैक्ट इन इशू है कि वो इसके पोजेशन में था, डिसाइड हो गया कि वो इसके पोजेशन में उस टाइम पर नहीं था। एक एक इशू डिसाइड हो गया कि वो आर्म जो है, इलीगल आर्म इसके पोजेशन में नहीं था। अब प्रोसिक्यूशन ने क्या किया, इसी के अगेंस्ट एक केस चलाया मर्डर का, और मर्डर उसी उसी आर्म से जो जिसका केस पहले चला था और उसी टाइम का। तो अब प्रोसिक्यूशन कहता है कि उसी आर्म से इस प्रीतम सिंह ने मर्डर किया। अब सेम इशू है कि उस टाइम पर वो आर्म इसके पोजेशन में था या नहीं। ये तो यहां फैक्ट एंड इशू हो गया ना मर्डर के केस में, और वो सब्सीक्वेंट केस है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये इशू तो ऑलरेडी पहले डिसाइड हो चुका है कि ये आर्म्स इसके पोजेशन में ही नहीं था। तो अब आप इस इशू को सब्सीक्वेंट प्रोसीडिंग में एविडेंस नहीं दे सकते इसके लिए, कि उल्ट कंट्रेरी एविडेंस नहीं दे सकते कि वो इसके पोजेशन में था, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। तो उसको कहते हैं इशू एस्टोपल, के इस इशू को स्टॉप कर दिया जाएगा प्रोसिक्यूशन को एविडेंस देने से कि इसके पोजेशन में सेम आर्म था, इसके लिए एविडेंस अब नहीं ला सकते आप। तो ये था एक पहला एक्सेप्शन कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एप्लीकेबल नहीं होगा, केवल सिविल प्रोसीडिंग में एप्लीकेबल होता है, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है इशू एस्टोपल। दूसरी बात देखते हैं, नॉट एप्लीकेबल अगेंस्ट द स्टेट। जो राज्य होते हैं, स्टेट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके अगेंस्ट भी ये एप्लीकेबल नहीं होता है। आप ये नोट करते रहना। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन ये है दोस्तों कि अगर मान लो स्टेट के अगेंस्ट ही है मामला, स्टेट का कोई एक्शन था, स्टेट का कोई रिप्रेजेंटेशन था, उस पर बिलीव करके उसको ट्रू मान के किसी पार्टी ने कोई एक्ट कर दिया, और अब एक्ट करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, हम तो उसको चेंज कर रहे हैं अपने पहले वाले स्टेटमेंट को, तो जर्नली स्टेट के अगेंस्ट एस्टोपल नहीं होता, उसको रोका नहीं जा सकता, वो ऐसा कर सकती है। लेकिन कुछ मामलों में स्टेट को भी रोका जाएगा, स्टेट के अगेंस्ट भी एस्टोपल एप्लीकेबल होता है। तो जर्नल एक्सेप्शन है कि स्टेट के अगेंस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा एस्टोपल, बट इस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है कि अगर प्रोमिसरी एस्टोपल है, एस्टोपल के टाइप मैंने कल पढ़ाए थे आपको, अगर प्रोमिसरी एस्टोपल है तो स्टेट के अगेंस्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके लिए केस देख सकते हैं आप, एमपी शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1979 का केस है। इस केस में हुआ क्या दोस्तों कि ये एमपी शुगर मिल है, इसको स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी, इनके साथ में एक एग्रीमेंट हुआ, और गवर्नमेंट ने कहा कि आपसे हम 25% टैक्स कम लेंगे और आप हमारे यहां पर फैक्ट्री लगा दीजिए। तो अब इस फर्म ने अपनी फैक्ट्री वहां पर एस्टेब्लिश कर दी। अब जब ये फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो गई, तो अब स्टेट ने कहा कि नहीं, हमने अपना डिसीजन चेंज कर दिया है, और अब आपको 25% का जो डिस्काउंट मिल रहा था टैक्स में वो नहीं मिलेगा, आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। देन ये फाइल करते हैं एक सूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि नहीं, क्योंकि इनका जो रिप्रेजेंटेशन था कि 25% लेस टैक्स लिया जाएगा आपसे, उसको हमने सच माना, और उस पर बिलीव करते हुए हमने एक एक्ट कर दिया कि अपनी फैक्ट्री सेटअप कर दी। उसके बाद अब ये कहते हैं कि नहीं, हम पहले वाले स्टेटमेंट को चेंज कर रहे हैं, तो इनको चेंज नहीं करने दिया जाएगा, ऐसा एस्टोपल कहता है। लेकिन जनरल रूल तो ये है कि स्टेट के अगेंस्ट एस्टोपल एप्लीकेबल नहीं होगा, तो स्टेट तो यही कह रहा था, बट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये प्रोमिसरी एस्टोपल है, और इस फर्म ने आपके स्टेटमेंट पर बिलीव करते हुए अपनी फैक्ट्री सेटअप की और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर आपको अलाउ कर दिया जाए कि आप अपने स्टेटमेंट से बदल सकते हैं, आप पर एस्टोपल अप्लाई ना किया जाए, तो इनकी इन्वेस्टमेंट का क्या? हो सकता है कि आप इनको पहले ये छूट नहीं देते तो ये अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते यहां पर। तो इस मामले में अगर प्रोमिसरी एस्टोपल है, तो वो स्टेट के मामले में एक फर्दर एक्सेप्शन है। तो यहां पर कहा कि नहीं, आप पर एस्टोपल अप्लाई होगा और आप ऐसा नहीं कह सकते। हालांकि ये मिल प्रॉफिट में थी। देखिए, एक होता है कि जो एक्शन
दूसरे पर्सन ने लिया पहले पर्सन के रिप्रेजेंटेशन को सच मानते हुए, उस एक्ट के बाद में दूसरी पार्टी को कुछ डेट्रीमेंट हो गया, कुछ लॉस हो गया, हार्म हो गया, हानि हो गई। लेकिन इस मामले में क्या हुआ, ये तो प्रॉफिट में चल रही थी कंपनी। एक्चुअल में लॉस और हानि कब का देखना है, जब जब किसी पर्सन को अपने स्टेटमेंट को चेंज करने की परमिशन दे दी जाती है, तो लॉस होगा क्या नहीं, वो आपको देखना है, तो डेट्रीमेंट होगा या नहीं होगा। इस बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे समझाया कि हर मामले में डेट्रीमेंट होना जरूरी है। हाँ, उस पार्टी की जिसने रिप्रेजेंटेशन पर विश्वास किया था, उस पार्टी की पोजीशन अल्टर होना जरूरी है। जो प्रीवियस पोजीशन थी, उससे पोजीशन चेंज हो गई है आज। अगर इस रिप्रेजेंटेशन पर विश्वास नहीं किया होता इन्होंने, तो शायद इन्होंने अपनी फैक्ट्री यहां नहीं लगाई होती, अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता। तो इसलिए यहां प्रोमिसरी अगर एस्टोपल है, तो स्टेट के अगेंस्ट भी वो एप्लीकेबल होगा, बट जनरल रूल एक्सेप्शन है उसका, जनरल एस्टोपल का, कि स्टेट के अगेंस्ट एस्टोपल अप्लाई नहीं होता है। नंबर 3, नो एस्टोपल अगेंस्ट लॉ। कानून के अगेंस्ट भी एस्टोपल नहीं होगा। इसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशन है, बहुत सारी ही बताऊंगा मैं आपको। देखिए, एक लॉ है और आपको लॉ तो कहता है कुछ और, मैं आपको गलत लॉ बता देता हूं और मेरे बात पर आप विश्वास कर लेते हैं और आप उस पर कोई एक्ट कर देते हैं और एक्ट करने के बाद आपको कुछ डेट्रीमेंट हो जाता है, देन आप भगवान ना करे मेरे खिलाफ सूट डालते हैं। और तो क्या कह रहे हैं, मैं कहूंगा कि नहीं जी, लॉ तो ये था, लॉ तो ये था, इन्होंने ये क्यों मान लिया, तो आप कहोगे जी आपने हमें बताया था इसलिए हमने मान लिया। तो एस्टोपल के मामले में ये है कि मैं अपना स्टैंड चेंज कर सकता हूं कि लॉ वो था तो वही लॉ होगा, और मैं बता सकता हूं कि हाँ लॉ वही है। मुझे रोका नहीं जा सकता ये बताने से कि लॉ वो है, मैंने पहले गलत बता दिया था। हालांकि मैं पूरी कोशिश करता हूं दोस्तों कि गलत नहीं बताऊंगा, लेकिन लॉ की इंटरप्रिटेशन कभी उल्टी हो सकती है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कभी कभी अपने जजमेंट के अगेंस्ट करते हैं, वो इंटरप्रिटेशन है। तो लॉ के अगेंस्ट अप्लाई नहीं होगा। इस मामले में यह भी है कि मान लो आज कोई एक पर्टिकुलर लॉ है और उस लॉ के अगेंस्ट एक लॉ बना दिया लेजिस्लेचर, और लॉ बनाने के बाद इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अप्लाई कर दिया। तो आपने तो जो लॉ का पहला रिप्रेजेंटेशन था, लॉ पहले कहता था, उसको बिलीव करते हुए एक्ट किया था। अब लेजिस्लेचर ने दूसरा लॉ बना दिया और कह दिया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेबल है। तो आप क्या इस लॉ पर एस्टोपल अप्लाई करके इसको रोक सकते हैं? कह सकते हैं नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ये अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि मुझे डेट्रीमेंट कर रहा है, ये मुझे लॉस कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, आपके पास रेमेडी क्या होगी? आप ये कह सकते हैं कि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करता है, ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक कानून है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से आप कह सकते हैं, आप इसे स्ट्रक डाउन कर दीजिए। आप ये तो कह सकते हैं, बट एस्टोपल ऑपरेट नहीं कर सकते कानून के मामले में। तो इसके लिए इसका भी एक एक्सेप्शन है। इसका एक एक्सेप्शन है कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूट जो पेरेंट स्टैट्यूट होता है, उसमें कोई प्रोविजन डालता है लेजिस्लेचर कि वो एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसके लिए एक्ट बनाया जा रहा है, वो अपने तरीके से रूल बना सकती है। तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में एग्जीक्यूटिव है और वो अपने लिए रूल बना रहा है। तो हाँ, इन रूल्स के अगेंस्ट एस्टोपल हो सकता है। ये एस्टोपल अगेंस्ट लॉ का भी एक्सेप्शन है। तो ये मेन एक्सेप्शन है, उसका भी एक्सेप्शन मतलब फिर से मेन प्रोविजन को सपोर्ट करेगा। तो लॉ के मामले में ना बहुत इसको कभी-कभी कुछ लोग क्या कहते हैं कि अलग से एक्सेप्शन बना देते हैं, बट मेरा ये मानना है कि अलग से एक्सेप्शन नहीं है, ये अगेंस्ट माइनर, ये इसी का पार्ट है कि एस्टोपल अगेंस्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि लॉ कहता है कि माइनर के अगेंस्ट, माइनर के साथ में आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो लॉ क्या कहता है, ये वॉइड एब इनिशियो होगा, शुरू से ही वॉइड होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा।
लॉ कहता है ना ऐसा। तो क्या इसके अगेंस्ट एस्टोपल कर सकते हैं आप? एक बच्चा है जो 18 साल से कम उम्र का है, उसने अपनी एज आपको 18 साल से बड़ी बता दी और उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब बाद में वो कहता है बच्चा कि नहीं जी, मैं तो 18 साल से छोटा हूं। तो दूसरी पार्टी ने प्रूव कर दिया कि नहीं, आपने तो 18 से बड़ी बताई थी उम्र। तो क्या उसको आप अब 18 से कम का बताने से रोक सकते हो क्या? एस्टोपल अप्लाई कर सकते हो क्या उसके स्टेटमेंट पर? नहीं। लॉ के अगेंस्ट एस्टोपल अप्लाई नहीं होगा। तो माइनर के अगेंस्ट अगर आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया तो फिर उस पर एस्टोपल अप्लाई नहीं होगा, वो वॉइड एब इनिशियो है तो है। इसके लिए आप मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास 1903 का बहुत ही लैंडमार्क केस है, ये तो मोस्टली लोगों को पता ही। दूसरा, आप क्या कह सकते हैं कि मान लो कोई एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट बन गया, लॉ के अकॉर्डिंग बना है, तो इसके अगेंस्ट आप क्या क्या प्ली ले सकते हैं? क्या आप ये नहीं कह सकते कि जी ये एग्रीमेंट तो वैलिड नहीं है? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंदर मान लो कोई एग्रीमेंट हुआ, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, तो उसमें आप कह नहीं सकते क्या ये एग्रीमेंट सर वैलिड नहीं है एज पर दिस एक्ट? बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको लॉ के एस्टोपल को समझना है। हाँ, इसका जो वो है केस लॉ की सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन में ये इसका एक्सेप्शन है, रूल मेकिंग बाय एग्जीक्यूटिव। उसके लिए आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पुरनामी ऑयल मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आपके काम आएंगे। तो ये थे 3 एक्सेप्शन। अब मैं दिखाऊंगा आपको चौथा एक्सेप्शन। चौथा एक्सेप्शन है नो एस्टोपल अगेंस्ट एक्यूज। देखिए ये कहीं ना कहीं पहले ही एस्टोपल से मिलता है कि जैसे ही एक्यूज वर्ड आएगा, पहले स्क्रीनशॉट भी ले लो आप, जैसे ही एक्यूज वर्ड आएगा तो आप मान लीजिए कि वो प्रोसीडिंग्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में तो एस्टोपल अप्लाई होता ही नहीं। दोस्तों थोड़ा गला खराब है, बीच में कभी खांसी आए, छींक आए तो प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। तो एक्यूज के अगेंस्ट एस्टोपल नहीं है, बट इन फेवर ऑफ एक्यूज एस्टोपल यूज हो सकता है, जो पीछे मैंने आपको बताया था इशू एस्टोपल। एक होता है ऑट्रीफॉइस कन्विक्ट और एक होता है ऑट्रीफॉइस एक्यूट। जो सेक्शन 300 सीआरपीसी होती थी, अब सेक्शन 337 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया। यहां पर कहा कि अगर किसी एक्यूज के अगेंस्ट एक बार ट्रायल चल गया है, ध्यान देना ट्रायल चल गया है, एंड प्लस उसको या तो एक्यूटल कर दिया या उसको कन्विक्ट कर दिया और वो फाइनल है डिसीजन, अब आप दोबारा से उसके अगेंस्ट ट्रायल नहीं चला सकते। लेकिन इशू एस्टोपल के मामले में वहां पूरे के पूरे ट्रायल की बात हो रही है। इशू एस्टोपल के मामले में एक इशू की बात होती है। इशू एस्टोपल, इशू को रोका जा रहा है, केस को नहीं रोका जा रहा, तो इशू को इस तरीके से याद रखना है। इसके लिए जो बात आपको ध्यान रखनी है वो है कि इट ऑपरेट्स ओनली व्हेन acquitted the accused has been acquitted, not when the accused has been convicted। दोष सिद्धि के मामले में ये इशू एस्टोपल नहीं होगा। हाँ, जब बरी कर दिया गया है देन इशू एस्टोपल होगा। एक बार अगर बरी कर दिया, जैसा कि वो प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाले केस में था, कि एक बार जब बरी कर दिया तो अब उसमें इशू एस्टोपल होगा, प्रोसिक्यूशन को सेम फैक्ट प्रूव करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। लेकिन दोष सिद्धि के मामले में ऐसा नहीं होता है। पांचवा एक्सेप्शन है नो एस्टोपल व्हेन नॉलेज ऑफ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दूसरी पार्टी को ऑलरेडी है। इसमें दो पार्टी होती है ना, एक ए है जो एक मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, फॉल्स रिप्रेजेंट कर रहा है सामने वाले, और सामने वाले ने उसको ट्रू मान लिया। ट्रू मानते हुए उसको उस पर विश्वास करते हुए कोई एक्ट कर दिया। अब इस एक्ट के कारण उसको कुछ डेट्रीमेंट हो गया, कुछ लॉस हो गया, कोई हानि हो गई। अगर दूसरा व्यू लेने के लिए ए को अलाउ कर दिया जाता है तो, लेकिन जिस समय ए ने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया था बी को, बी जानता था कि ये फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है, इवन देन उसने एक्ट किया ऐसे फॉल्स रिप्रेजेंटेशन को जानते हुए। इंग्रेडिएंट कहता है कि उसको ट्रू मानते हुए
एक्ट करता है दूसरा व्यक्ति, तो ऑलरेडी जानता है कि वो फॉल्स है रिप्रेजेंटेशन, तो ट्रू माना क्यों उसने? एक कोई भी कॉमन सेंस का व्यक्ति, एक प्रूडेंट पर्सन, अगर उसके सामने एक गलत बात कही जा रही है तो उस पर क्यों एक्ट करेगा वो, जबकि उसे पता है कि ये तो बात गलत है, क्यों एक्ट करेगा? नहीं करना चाहिए। तो इसका ये 5वां एक्सेप्शन है और इस एक्सेप्शन का फर्दर कोई एक्सेप्शन नहीं। छठा एक्सेप्शन देखिए कि जब बोथ पार्टीज प्लीड एस्टोपल, दो पार्टी होती है ना किसी भी केस में, और दोनों ही पार्टी एस्टोपल को प्लीड करती है, दोनों कहती है कि इसके अगेंस्ट भी एस्टोपल लगाइए जी, और पहली पार्टी कहती है नहीं जी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट भी एस्टोपल लगाइए, दोनों पार्टी प्लीड करती हैं एस्टोपल को, देन ऐसी सिचुएशन में भी एस्टोपल अप्लाई नहीं होगा। इसको एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक व्यक्ति है वाई, स्टूडेंट है वाई, इसने सीबीएसई का एग्जाम दिया और सीबीएसई से जब इसके पास मार्कशीट आई तो उसमें सब्जेक्ट थे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और अच्छे मार्क्स से इसको पास होते हुए दिखाया गया जब सीबीएसई से इसको मार्कशीट मिली। जबकि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सच्चाई ये है कि इसने बायोलॉजी को तो कभी ऑप्ट किया ही नहीं था, बायोलॉजी को कभी इसने ऑप्ट नहीं किया था, ये जानता था इस बात को, लेकिन इस बात को इसने कंसील करते हुए, इस पर साइलेंट रहते हुए इसने अपना फर्दर एडमिशन के लिए अपीयर हो गया एग्जाम में और केजीएमसी कॉलेज लखनऊ में इसने अप्लाई किया और वहां इसका एडमिशन हो गया। अब जब इसका एडमिशन हो गया, इसने पढ़ाई शुरू कर दी, तो अब आप ध्यान दीजिए एस्टोपल के इंग्रेडिएंट्स को ध्यान में रखते हुए, अब इसके बाद सीबीएसई को अपनी गलती रियलाइज हुई। जब सीबीएसई को अपनी गलती रियलाइज हुई तो उसने सही मार्कशीट, जिसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था, तो इसकी सही मार्कशीट केजीएमसी कॉलेज लखनऊ को भेज दी। और जब केजीएमसी कॉलेज के नॉलेज में ये बात आई कि इस स्टूडेंट पर तो बायोलॉजी कभी थी ही नहीं, तो इसका तो एडमिशन यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, तो उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। और जब उसका एडमिशन कैंसिल किया जाता है तो बच्चा जाता है सूट डालता है कॉलेज के अगेंस्ट, और यहाँ बच्चा केजीएमसी के अगेंस्ट एस्टोपल यूज करना चाहता है और केजीएमसी इस बच्चे के अगेंस्ट एस्टोपल यूज करना चाहती है, कहती है कि देखिए जी इस बच्चे ने हमको फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया, उस पर बिलीव करते हुए हमने एक एक्ट कर दिया और उस एक्ट से हमें डेट्रीमेंट हुआ, हमारी पोजीशन चेंज हो गई कि इसकी सीट पर कोई दूसरा बच्चा आ सकता था, अब इसकी सीट हमारी खाली रह जाए। और इसी तरीके से बच्चा कहता है कि जी मैंने एग्जाम दिया, इन्होंने एग्जाम का रिजल्ट मुझे दिया, मुझे पास बताया, उसको बिलीव करते हुए मैंने यहाँ एडमिशन लिया और मुझे इतने दिन हो गए, मेरा इतना पैसा खर्च हो गया और दूसरी जगह मैं एडमिशन नहीं लिया। तो यहाँ पर एक दूसरे के अगेंस्ट अगर एस्टोपल को कोई प्लीड करेगा तब भी एस्टोपल अप्लाई नहीं होगा। आप दूसरी एविडेंसेस से दूसरे रेलेवेंट फैक्ट को यूज करते हुए अपने अपने सूट में आप बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि एस्टोपल के एक्सेप्शंस क्या-क्या होते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर सचमुच में सीखने को मिला है तो लाइक तो शुरू में ही कर देनी चाहिए थी वीडियो, आपको कमेंट करके जरूर बताइए, हाइप करिए। दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी मैं छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट आपको सिखाता रहता हूं, तो मेरा इंस्टाग्राम है legal_lem, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरीके की वीडियो के लिए आप नए हैं चैनल पर तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो आप पीछे की वीडियोस देखिए, बहुत डिटेल में वीडियोस होती हैं और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाभदायक रहेगी, और क्वेश्चन में अगर एग्जाम में किसी भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है कि एक्सेप्शंस क्या होंगे तो विद केस लॉज आप अच्छे से लिखकर आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं दोस्तों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।